जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद देवेंद्र राजपूत में। तो जैसा कि हमने कल देखा था क्लास जो 6 की NCERT स्टार्ट की थी, उसमें हमने पहला चैप्टर देख लिया था। इसके बाद देखेंगे हम इसका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो हम एक एक करके सभी चैप्टर वाइज चैप्टर करके हम इसको निपटाएंगे। इसके बाद इसकी 12th तक देखेंगे। फिर इसके बाद हम भूगोल, फिर राजनीति शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र, हम सभी को देखेंगे, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। ये बहुत ही बेसिक सी बुक्स हैं और इससे क्या है, ये हमारी इससे सोच विकसित होती है। तो हम इसे बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम देखते हैं अध्याय 2। इसमें क्या है, आखेटक खाद्य संग्रह। तो देखिए आखेटक क्या हैं ये। तो जो 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे, वो जिस तरह से अपने भोजन का संग्रह करते थे, उसी तरीके भोजन संग्रह करते थे, उसी के अनुसार इनका नाम क्या पड़ेगा, आखेटक या खाद्य संग्राहक। ये मैं आपको और आगे भी बताऊंगा, इस पार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको यहीं पर पहले ही बता दिया। तो ये लोग क्या करते थे कि जो जानवरों का शिकार करते थे उनको खाते थे और मछलियाँ वगैरह पकड़कर खाते थे। तो इनका नाम पड़ा आखेट खाद्य संग्राहक। तो हम इसमें ये नहीं पढ़ेंगे, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से हम पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो ए नंबर फर्स्ट पर पॉइंट है कि जो पहले के मानव थे वो आखिर इधर उधर क्यों घूमते रहते थे, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, वे किस के लिए घूमते थे। तो हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो मैंने आपको ये पहले ही चैप्टर के पहले ही बता दिया है कि इनका आखेटक नाम क्यों पड़ा। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। वो खाने में क्या यूज करते थे, जैसे फल मूल, जो पेड़ हैं उसके जड़ें, दाने, पौधे पत्तियाँ और कई तरह की जो अंडे वगैरह क्या खाया करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरी स्थान पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कारण थे, अभी हमसे ऊपर पूछा था कि वो आखेटक हैं जो इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। अब इसका हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत ही बारीकी से पढ़ने पर बहुत ही इसको मज़ा आता है। तो देखिए इसका क्या कारण है। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग थे पहले वो क्या करते थे कि फलों को खाते थे, जो जानवरों को मारकर खाते थे, पेड़ पौधों की जो जड़ों को खाते थे। लेकिन क्या है कि बहुत दिनों एक ही जगह पर रहने से उनकी जो खाने के जो उत्पाद हैं वो क्या हो जाते थे, नष्ट, यानी ख़त्म हो जाते थे। उन्हीं को खाते रहने से क्या हो जाते थे, वो ख़त्म। तो इसलिए फिर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था, ठीक, समाप्त होने के बाद। अब दूसरा कारण देखेंगे। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी वो पीछे उनके जाया करते थे। तो पहले जानवर भी खाते थे शिकार करके, तो जो जानवर चरने के लिए दूर दूर जाते थे तो उनका शिकार करने की भी के लिए भी लोग बहुत दूर दूर तक उनके पीछे चले जाया करते थे। तो ये कितने कारण हो गए, 2 कारण। अब हम देखेंगे इसका तीसरा कारण क्या है। तो देखिए तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे।
तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मौसम के अनुसार क्या होता है, फल लगते हैं। जैसे कई फल हैं जो गर्मियों में लगते हैं, तो गर्मियों में लगते हैं तो उस इलाके में चले जाते थे लोग जहाँ पर गर्मियों में फल लगते हैं, और फिर वर्षा के मौसम में जहाँ पर फल लगते हैं तो वहाँ पर आ जाते थे वर्षा के मौसम में। तो इस तरह मौसम के अनुसार वो आते जाते रहते थे, अपनी भूख मतलब अपनी जो वो खाने की चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करने और खाने की तलाश में, ठीक है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश होने के बाद मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे हुए लोग सूखे मौसम पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें क्या बोला है कि जैसे लोग क्या थे, जैसे बरसात के मौसम में कहीं भी वो बस जाते थे। बसने के बाद क्या होता था कि जैसे ही वर्षा ख़त्म होती थी और जो पानी वगैरह के जो छोटे छोटे तालाब नदियाँ थीं वो क्या सूख जाती थी, तो पानी की तलाश में भी लोग बड़ी बड़ी नदियों के किनारे क्या जाकर बस जाते थे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि बहुत ही मज़ा आता है इसको यदि ध्यान से पढ़ा जाए एनसीईआरटी को। तो देखिए आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये दूसरा दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो पहले के जो मनुष्य उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। पुरातत्वों को ऐसी वस्तुएं मिली हैं, तो देखिए पुरातत्वविद किसे कहते हैं, जो व्यक्ति क्या अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, पुरातत्वविद। आपको मैंने पहले ही बताया, जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो लोग क्या करते थे, लकड़ियों और हड्डियों और के क्या बनाते थे, औजार, जो हमें आज भी बचे हुए हैं, आज हमें क्या मिलते हैं वो, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इन औजारों का उपयोग वो कहाँ करते थे। जैसे वो औजार बनाते थे लकड़ियों के, पत्थरों के, उस औजार को किस काम में लाया जाता था। तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, जैसे कुछ औजार थे फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो उपयोग थे जो लकड़ियों के औजार और पत्थरों के औजार थे, उनका इसलिए उपयोग किया जाता था क्योंकि जानवरों की खाल उतारने के लिए, ठीक है, और फल फूल काटने के लिए। कुछ साथ ही हड्डियों व लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो ये भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जानवरों का शिकार करते, वो उनसे क्या करते थे, जानवरों का शिकार। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के तथा झोंपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो और कुछ औजारों से इसमें क्या है कि लकड़ियाँ भी काटी जाती थी, जैसे भोजन पकाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती थी, तो लकड़ियाँ और कुछ औजार, जैसे औजार में ऊपर भी क्या लगाना पड़ता है, मतलब लकड़ी की लगाना पड़ता है जैसे पकड़ने के लिए, तो वो भी बनाया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हैं औजार, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, देखिए जो ये औजार दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, औजार। तो ये पत्थर का बना हुआ है। इसका उपयोग क्यों करते थे, वो जो जड़ें हैं, मतलब जो पौधे की जड़ें हैं, इनको क्या खोदने के लिए इनको वो खाते थे, तो ये इनकी जड़ें खोदते थे। और दाएं जानवरों की खाल से अपने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। जो ये लकड़ी है, जो इसका उपयोग क्यों करते थे, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। और जो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये सिल रहे हैं, यहाँ पर सिलाई का काम चल रहा है।
तो जो जानवरों की खाल से जो वस्त्र बनते थे वो फिर उन्हें सिलने के लिए इन औजारों का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था इन औजारों का। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है रहने की जगह निर्धारित करना। क्या, रहने की जगह निर्धारित करना कि वो कहाँ पर रहते थे, निर्धारित देखिए। अब क्या है इसमें, मानचित्र 2 को देखो, हम देखेंगे नीचे है, ये है मानचित्र। ठीक है, हम देखेंगे लाल त्रिकोण वाले स्थान पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं। पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। तो इसमें हमें देखना है जो त्रिकोण लाल त्रिकोण वाले स्थान है, यहीं पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं लाल त्रिकोण वाले स्थान कहाँ हैं, लाल त्रिकोण वाले स्थान। तो इसमें आपको दिख रहे होंगे लाल त्रिकोण वाले स्थान कहाँ पर है। एक तो ए है लाल त्रिकोण वाला, एक ए है। ठीक है, ये क्या है, लाल त्रिकोण वाले क्या हैं, ये चिन्ह आपको दिख रहे हैं। यहीं पर क्या रहते थे, आखेटक के खाद्य संग्राहक यहाँ पर रहते थे। तो आपने यहाँ पर सही से समझ लिया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखेंगे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। तो जो पत्थर के जो औजार थे वो इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि जो वो खाते थे, मतलब पेड़ की जड़ें, तो उन्हें उखाड़ने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। और जो पशु हैं उनकी खाल उधेड़ने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता था, अपने कपड़ों को सिलने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसलिए लोग वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बसते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिलते हों। ठीक है, अब देखिए शैल चित्रकला, इसमें हमें क्या दिखता है, इसमें क्या दिख रहा है, हिरन, और ये क्या है, एक शैली चित्र के बारे में। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इन सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश गुफाओं से मिले हैं। इन्हें जंगली जानवरों बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, ये कोई जंगली जानवर है और ये इस हिरन को क्या है, पकड़ रहा है। देखिए आपको दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। भीमबेटका आधुनिक इस परास्थल की गुफाएं कंदराएं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा वैसा ही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा पहाड़ी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ये लिखा है पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र के नदी के तल में पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो पुरास्थल किसे कहते हैं, जहाँ औजार मिलते हैं, औजार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं और इमारतें, इन सभी क्या, जो लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए इनका क्या करते थे, वो उपयोग। और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे चले गए तो वो वहीं पर उनको छोड़कर चले जाते थे और फिर दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ दूसरी मतलब बर्तनों बनाकर और दूसरा औजार करते थे, क्योंकि वो वहीं पर छोड़कर चले जाते थे। हम उन्हें क्या बोलते हैं, पुरा स्थल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब इसमें क्या है, मानचित्र 2 में कोनुल गुफा, मानचित्र 2 में कोनुल गुफा ढूंढो। हम इसमें बताएंगे आपको, कोनुल गुफा बता ही देते हैं। चलिए, कोनुल गुफा कहाँ है, इसमें देखेंगे कोनुल गुफा। ठीक है, तो मानचित्र 2 देखिए आपको दिख रही होगी कोनुल गुफाएं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये हैं कोनुल गुफा, दिख गई। आशा करते हैं सबको दिख गई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
तो इसमें क्या है, यहाँ राख के अवशेष मिले, यहाँ हमें क्या मिले, आग के क्या मिले, अवशेष, मतलब राख वगैरह मिले यहाँ पर। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग अपना आग जलाना सीख गए थे। जो हमने देखा कि जो कूर्नुल की गुफाएं हों वहाँ पर हमें क्या मिला, राख। इससे हमने अनुमान लगाया कि आरंभिक लोग तो आग जलाना तो सीख गए थे पहले से ही। ठीक है, हम देखिए आग का इस्तेमाल कई कारणों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जैसे कि वो भोजन बनाते थे तो मांस भूनने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे, प्रकाश के लिए भी करते थे। ठीक है, और जो आग जलाकर जानवरों को डराने के लिए भी करते थे, और जैसे कि सर्दियों में ठंड पड़ती है तो गर्मी के लिए भी करते थे। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन आया है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो देखिए आज भी हम आग का उपयोग करते हैं, तो किस लिए करते हैं, तो आज जैसे खाना बनाने के लिए करते हैं, और प्रकाश के लिए भी आग का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो सर्दियां हैं उसमें भी हम गर्मी के लिए क्या करते हैं, आग का यूज करते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, चलिए इसमें क्या बोला है। हम जिस नाम और तिथियां देखेंगे, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से पत्थर औजारों का महत्व बताता है। पुरा स्थल काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना गया है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग, आरंभिक, मध्य और उत्तर मध्य पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल से घटित हुई है। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसे मसूलवे यानी मध्य पाषाण काल, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 1,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पोषण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे, हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही पुरापाषाण युग में औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो इसमें ओवरऑल क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि जो 1200 साल पहले के दौरान है, इससे हमने जो इस काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, आरंभिक काल, मध्य काल और पुरापाषाण काल। ठीक है, इसमें 99% जो घटनाएं हुई हैं इसी दौरान हुई हैं। ठीक है, पर्यावरण बदलाव भी इसी दौरान हुए। ठीक है, तो हम और अब आगे देखेंगे इसमें क्या है। इसमें लिखा है अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे हम नवपाषाण या नवपाषाण का मतलब होता है। हमने कुछ स्थानों पर दिए, अगले अध्याय में तुम्हें अनेक, चलो ठीक है अब अगले देखेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, बढ़िया यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लगभग बदलती जलवायु, यहाँ क्या जलवायु का क्या हुआ, बदलाव। अब ये हम देखते हैं लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या 1200 साल पहले क्या जलवायु में बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। क्या बनने लगे, जो घास उगने लगी, घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। तो देखिए स्वाभाविक बात है कि घास जो उगेगा तो घास से क्या होगा कि जो जानवर घास खाते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि उनको खाने का वो मिल रहा है, इसलिए उनकी वृद्धि होगी। और जो जानवर खाने को उपयुक्त मतलब खाने की जो भी वो चीज़ खाते हैं वो उपयुक्त नहीं है, तो वो क्या मर जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और कुछ उसमें से जिंदा भी रहते हैं। लेकिन अब क्या घास उगना हुई तो इसमें भेड़, बकरी और बारहसिंगा, इन जानवरों का क्या हुआ, विकास ये बहुत ही तेज़ी से बढ़े, इसमें बोला गया। फिर देखेंगे जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब इन लोग जानवरों की पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे थे। तो पहले क्या लोग भी इनके पीछे पीछे आए और अपने खाने पीने की आदतों और प्रजनन की क्या जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर
जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों का प्रजनन करते समय जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की, हो सकता है वो इस समय क्या जो ये जानवर हैं जिनके वो शिकार करते थे वो उन्हें पालने की सोचने लगे हों, ये हम अनुमान लगाते हैं इसमें। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। मछली भी क्या थी जी, वो भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत थी, ये हमें पता चलता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब इसमें क्या है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसके क्या है कि हमारी जो खेती है ये कब से स्टार्ट हुई और पशुपालन हमने कब से स्टार्ट किया। हम ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, अच्छे से हम देखेंगे। तो देखिए, इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में क्या गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक रूप से का मतलब है कि किसी ने बोए नहीं थे, ये अपने आप ही क्या उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। जो महिलाएं बच्चे थे वो क्या शिकार वगैरह खाते थे, पहले जानवरों को मारकर, फिर वो फल खाते थे, उनकी जड़ें खाते थे पेड़ की। फिर उन्होंने क्या किया, जो प्राकृतिक रूप से गेहूँ चावल उगे तो उन्होंने अनाज भोजन के इन्हीं को क्या किया, उन्होंने भोजन के रूप में अपनाना उन्होंने क्या किया शुरू। ठीक है, साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते इन लोगों अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए। ये हम अनुमान लगाते हैं कि फिर इन्होंने क्या किया कि जो अनाज है उसका खाने के रूप में उपयोग किया। फिर वो धीरे धीरे सीख गए कि अनाज कब पकता है और कब बोया जाता है, ये सब वो सीख गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। जैसे घास उगी तो उनने क्या किया कि जानवरों को लोभ देकर थोड़ा उनको चारा वगैरह डालकर उन्होंने क्या बनाया, पालतू। क्योंकि जो पहले के जानवर थे वो पालतू तो थे नहीं, और उन्हें जब पाला है तो उनको लालच देकर पाला होगा, घास वगैरह डाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्हें पालना सिखाया उन्होंने। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कुत्ते का क्या था, जंगली पूर्वज। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, जैसे अभी भी रहते हैं। जैसे कि जो इसमें बोला है बकरी है जैसे, और जो भेड़ है, भेड़ क्या अभी भी क्या रहती है, झुंड में अभी भी रहती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा। और ज़्यादातर घास खाते थे। ये सभी जानवर वो क्या खाते थे, घास। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। जो लोग थे जैसे जंगली जानवर, उन जानवरों पर क्या करते थे, जैसे शेर वगैरह है तो और भी खतरनाक जंगली जानवर हैं तो वो जो भेड़ बकरी हैं इन पर क्या करते थे, हमला। लेकिन जो अब जो लोग थे वहाँ के वो इन्हें क्या बचाने लगे उनसे। धीरे धीरे वो क्या पशुपालक बन गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने इन्हें क्या कर लिया, पाल लिया। तो अब यहाँ पर एक क्या है, अब यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे। ये क्या है, एक क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू क्यों बनाया गया। तो इसमें क्या है, आपको अनुमान लगाना है। इसमें दिया नहीं है लेकिन अनुमान लगाना है। यही तो एनसीईआरटी में बात है। क्या है कि आपको इसमें सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ती है। तो इसमें अनुमान लगाना है कि पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया। तो इसमें हम अनुमान लगाते हैं कि जो कुत्ता है वो क्या कि लोगों के जो लोग थे उनके इशारे क्या थोड़ा वो समझता होगा और जल्दी पास आता होगा। ठीक है, और दूसरा कारण है कि जो लोग शिकार करते थे, जो अखेटक थे, तो उन्हें शिकार में वो उन्हें सहायता करता होगा शिकार के लिए क्या, जैसे उन्हें इसलिए दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे में हम सोच सकते हैं कि जो कुत्ते हैं वो क्या मतलब कि जो लोगों में बहुत ही जल्दी क्या वो रहने लगे होंगे। ठीक है, हम ये कारण सोच सकते हैं अभी। अब हम और आगे देखेंगे। आप और भी कारण सोच सकते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखेंगे कि अब जो बचने की प्रक्रिया, अभी लोग जो बचते हैं जैसे, तो ये बचने की प्रक्रिया कैसे हुई। देखिए,
लोगों द्वारा पौधे को उगाने और जानवरों को देखभाल करने और बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। जो लोग जानवरों की देखभाल करते थे और बचने की प्रक्रिया को, उसी को क्या दिया गया, जो जैसे लोग पौधे उगाते थे और जानवरों की देखभाल करते थे तो वहाँ पर क्या वो क्या बचते थे। जैसे कि कहीं उनकी क्या वो पेड़ पौधे उगाना, जैसे उनकी फसल क्या खड़ी हुई है, तो फसल खड़ी हुई है तो इसको जानवरों से बचाने के लिए वो क्या करते होंगे, यहाँ पर क्या यहीं पर रहते होंगे, रहने लगे, तो इसे हमने क्या नाम दिया, बसने की प्रक्रिया। ठीक है। अब बसने अपनाए गए पौधों जानवर अक्सर जंगली तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इस बजाय यह बसने की प्रक्रिया दौरान अपनाए गए पौधों तथा जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण यहाँ से हम और पढ़ेंगे। देखिए के तौर पर उन्हें लोग जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जो बड़े दाने अनाज पैदा करते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों भार संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर उगाने के लिए उनके लिए गुण सुरक्षित रह सकें। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि लोग उन्हीं जानवरों को पालते थे जिनकी बीमार होने की संभावना क्या हो, कम हो, और उन्हीं पौधों की वो खेती करते थे जिनका जैसे उन पर अनाज आने के बाद भी उनकी डाली क्या झुके नहीं और टूटे नहीं, मतलब डंठल मजबूत हो। ठीक है, क्योंकि टूट जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर देखेंगे इन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना गया। आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अहिंसक का मतलब है ये हिंसा नहीं करते हैं, किसी से हिंसा नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जानवरों को अभी भी हमने पाला। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। ऐसे ही क्या जो जंगली जानवर हैं वो क्या होते हैं, इनसे क्या होते हैं अलग, और जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगली पेड़ पौधे हैं और जो हम पेड़ पौधे उगाते हैं वो भी क्या होते हैं भिन्न भिन्न। जैसे कि हम अभी फसल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, तो क्या होती है अलग, और जो जंगली पौधे होते हैं वो भी क्या होते हैं अलग। ठीक है, तथा पौधे धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत या सींग कैसे होते हैं, छोटे। जैसे पालतू जानवर हैं उनके दांत या सींग कैसे होते हैं, छोटे। जैसे बकरी है, भेड़ है, इनके तो छोटे छोटे सींग होते हैं, तो हम इनको पालते हैं। इन दांतों को देखो, इसमें कौन सी जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का, तो हम देखेंगे कहाँ पर है ये, इसका चित्र दिया हुआ आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस पर अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें चित्र देख लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, अरे सॉरी, यही है चित्र, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हमने ध्यान नहीं किया, तो ये देखिए ये क्या है, छोटा दांत, ये क्या है, बड़ा दांत। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें पालतू जानवर कौन है। तो जिसके छोटे दांत हैं उसको पालते थे, तो ये क्या पालतू जानवर का होगा और ये क्या होगा, जंगली जानवर का होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर पालतू सुअर का है और जंगली सुअर, तो ये पालतू सुअर का ए वाला है पालतू सुअर, ए वाला होगा जंगली सुअर, क्योंकि ये बड़े बड़े दांत हैं इसके। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जो क्या बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। यही करीब 12 पहले वास्तव में आज हम भोजन बसने की प्रक्रिया की बजाय कृषि अपनाई गई। प्राचीन फसलों को गेहूँ जौ, उसी तरह पालतू जानवरों में कुत्ते भेड़ बकरी आते थे, जो तो बता दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे यहाँ क्या है। देखिए एक नवीन जीवन शैली यानी नई जीवन शैली की शुरुआत, यहाँ से हम देखेंगे। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि विकसित होने के लिए कुछ वक्त लगता है, इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल लग सकते हैं। तो ये हमने देखा है कि अभी भी हम जो भी पेड़ पौधे जैसे गेहूँ बोते हैं तो उनका भी उगने का क्या एक समय रहता है, कि निश्चित समय रहता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो 1 साल में तैयार होते हैं। ठीक है, इसलिए जब पौधे उगने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ा।
बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक पौधे सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने के लिए बहुत काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल करना पड़ता था। तो देखिए उन्हें उगाने के लिए और उन्हें क्या खरपतवार हटाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए क्या वो वहीं पर क्या बसने लगे थे। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे थोड़ा यहाँ पर और है। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। जो अनाज है इसको देखिए कि भोजन के रूप में तो, और अगली साल हमको उगाना है तो क्या बीज के रूप में भी हमको बचा कर रखना होता था। इसलिए लोगों ने भंडारण के बात सोचनी पड़ी। भंडारण मतलब रखने। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, और ये क्या है, भंडारण के रूप में। ठीक, ये इसको इस तरह से वो रखते थे। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, इलाकों में लोगों ने मिट्टी से बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? उनका जवाब का कारण बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हुए उनका प्रयोग करते होंगे? क्या हाँ, ये क्या है, एक क्वेश्चन है। तो इसका प्रयोग करते हो किस लिए करते होंगे? जो बनाते होंगे कि जो जैसे कि जो अब के वो क्या है, खेती करने लगे थे तो जो वो अनाज उगाते थे उनको रखने के लिए वो बर्तन बनाते होंगे। ठीक है, और जो बीज के रूप में वो अनाज रखते थे उनको रखने के लिए वो क्या मिट्टी के क्या बर्तन बनाते होंगे, ये हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखें क्या है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। यहाँ पर जानवर बच्चे देते थे जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन के लिए एक अच्छा स्रोत है। तो जो जैसे कि जानवर हैं जैसे भैंस, गाय, ठीक है, तो इनको हम पालते हैं और इनसे जो जैसे दूध प्राप्त होता है, ये क्या है, हमें भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। ये भी बात है कि क्या मांस भी मिलता है, जैसे कि बकरा है, ये भी जानवर, इससे हमें क्या मांस मिलता है। पशुपालन भोजन भंडारण का एक तरीका है। जो पशु पालना भी एक क्या है, भोजन को भंडारण का भी एक क्या है, तरीका है। इससे हम भोजन के रूप में इसका दूध का उपयोग कर लेते हैं, इसके मांस का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्वेश्चन फिर आ गया। इसमें एनसीईआरटी में देखिए यही बात है, ये सोचने वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं। यहीं पर क्या मज़ा आता है थोड़ा। देखिए, भोजन अतिरिक्त जानवरों से और क्या लाभ हो सकते हैं? तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गए, हमने पढ़ा भी है ऊपर। तो ये भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या लाभ हो सकते हैं? तो भोजन के अतिरिक्त तो इसका हम उपयोग मांस के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, और आज जानवरों का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो आज जानवरों का उपयोग हम कई तरीके से करते हैं। देखिए, हम दूध के रूप में भी करते हैं, मांस के रूप में भी करते हैं, और हल वगैरह चलाने के लिए भी अभी क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। ठीक, अब हम और आगे देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभ के जो कृषक हैं और जो पशुपालक हैं उनके बारे में हम पता लगाते हैं। मानचित्र 2 संख्या देखो, मानचित्र 2 पृष्ठ क्रमांक, हाँ भी वो देख लिया हमने पहले, वो देख लिया है मानचित्र, वही एक बोल रहा है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों का होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वो ऊपर का आप क्या मानचित्र देख लीजिएगा ऊपर वो नीले रंग के हैं। वहीं पर क्या मिले हैं, पुरातत्वों को शुरुआती जो कृषक थे और पशुपालक थे उनके क्या मिले हैं, वहीं पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप में और इसके पश्चिमोत्तर में आधुनिक अभी कहाँ है, वो कश्मीर में है। ठीक है, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं। जो भी स्थान है नीले रंग से आपको दिख रहे होंगे, तो वो क्या पशुपालकों बस्तियों की थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों नमूनों का अध्ययन करते हैं। जो वैज्ञानिक हैं जो वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं और पौधे और पशुओं हड्डियों का क्या अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने अवशेष हैं। उन्हें वहाँ पर क्या मिले, जो अनाज है उसके जले हुए दाने मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता लगता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जा रही हैं। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान भी करते हैं। जो ये वैज्ञानिक हैं ये इनका सबका पता लगाने के लिए खुदाई करते हैं, तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, जैसे कि जले हुए अनाज के बीज मिलता है, ठीक है, और जानवर की हड्डियां वगैरह मिलती हैं। तो इसमें ये बताया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्या है, इसमें क्या है, तो चलिए अब इसमें क्या है, स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन की ओर पहले लोग क्या इधर उधर घूमते रहते थे भोजन की तलाश में। एक जगह क्या ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह गए, लेकिन अब बोला क्या स्थायी, एक जगह रहने कैसे सीखे लोग, ठीक है। पुरातत्व में कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ी और घरों के निशान मिले, जिससे बुर्ज होम वर्तमान में कहाँ है, कश्मीर में। अभी कहाँ है, अभी जो बुर्ज होम है अभी वहाँ पर क्या है, कश्मीर है। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। क्या बनाते थे, गड्ढे के नीचे क्या बनाते थे, घर। उन्हें गर्तवास कहा जाता था। जो गड्ढे में लोग घर बनाते थे उन्हें क्या बोला जाता था, गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, उससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर आग जलाते होंगे, ठीक है। तो जो पुरातत्वविद हैं उनको जो झोंपड़ियां हैं उनके अंदर और बाहर क्या मिले हैं, स्थानों पर आग जलाने की क्या मिली है, जगह है। जैसे कि ठंड पड़ती है तो उसमें समय वो अंदर जलाते होंगे, और गर्मी पड़ती है तो बाहर खाना पाना पकाने के लिए क्या वो आग जलाते होंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक गर्तवास का चित्र बनाओ। यहाँ पर क्या बोला गया है, गर्तवास का चित्र बनाओ, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार मिले हैं। इससे हमें ऐसे जो पुरातत्व पाषाण उपकरणों से भिन्न है। कुछ जगह हमें क्या मिले हैं, पत्थर, जो कि पुरापाषाण युगीन उपकरणों से क्या भिन्न, यानी उनसे क्या है, अलग। इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। तो पहले के औजार थे जो वो पुरापाषाण युगीन जो बहुत ही पहले के थे, उनसे क्या ये अलग अलग हैं, इसलिए हमने इनका नाम क्या दिया, नवपाषाण काल, ठीक है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। फिर अभी जो हथियार मिले और बाद में नवपाषाण काल में, तो उसमें उनकी धार को और पैना किया गया, उन पर पॉलिश चढ़ाई गई। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो जैसे कि ओखली है और मूसल, इसका प्रयोग तो कहीं कहीं अभी भी किया जाता है। जैसे कि अनाज को मतलब कूचने वगैरह के लिए इसका उपयोग पहले भी किया जाता था, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या देखिए, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। हाँ, यही लिखा है इसमें, ठीक है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुयुगीन औजारों के निर्माण और प्रयोग लगातार होता है, और औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। औजार हैं क्या, कुछ क्या हड्डियों से भी बनाए जाते थे, कुछ पत्थरों से भी बनाए जाते थे, कुछ लकड़ियों से भी बनाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे नवपाषाण युग के उपकरण। ये अभी नवपाषाण युग के क्या हैं, उपकरण, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे। चलिए
देखिए, नव पाषाण युग प्रस्तरों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या मिले? मिट्टी के बर्तन। कभी कभी इन अलंकरण भी किया जाता है। बर्तन का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन और अनाज अब आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और कपास जैसे पौधे उगाए जा सकते थे। तो ये क्या है? एक घड़ा है। इसका उपयोग क्यों करते होंगे? तो जैसे कि हम अभी भी करते हैं, जैसे कि अनाज रखने के लिए हम अभी क्या करते हैं, टंकियों वगैरह का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले ये नहीं होती थी, तो क्या अनाज रखने के लिए भी इन घड़ों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, पानी पीने के लिए भी, भोजन पकाने के लिए, कई तरीक़ों से ये करते थे इनका उपयोग। आज हम करते हैं, जैसे आटा रखने के लिए भी हम टंकी वगैरह का उपयोग कर लेते हैं, और अनाज रखने के लिए भी। लेकिन पहले नहीं थे, तो इनका उपयोग वो करते थे। ठीक है, हम और आगे देखते हैं क्या है इसमें। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों हजारों साल दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। तो ये जो ऐसी परंपरा है वो एक साथ तो नहीं फैली होगी। वहीं पर क्या करते थे, कुछ तो अभी भी क्या भोजन के लिए संग्रह करते थे, पशुओं वगैरह, पशुओं को मारना, खाना, पेड़ पौधों को जीवन यापन करते थे। और कुछ लोग क्या थे, पशुपालन और खेती करना सीख गए थे। ठीक है, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म निरीक्षण, यहाँ पर ये दिया गया है। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ जीवन मृत्यु। यहाँ पर मानचित्र 13-2 मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ हम आपको उसमें बताएंगे मानचित्र में। एक कहाँ है मानचित्र में, क्या है, मेहरगढ़। आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में क्या है, मेहरगढ़ है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना शुरू किया। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने क्या किया, सबसे पहले गेहूं और भेड़ बकरी पालना स्टार्ट किया था। यहाँ सभी प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर, जंगली जानवरों की, भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ भी मिली हैं। यहाँ एक क्या मिली हैं, हड्डियाँ, जैसे कि हिरण, सुअर, जंगली जानवर, इन सभी की हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में और अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। 4 से ज़्यादा कमरे, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते थे। भंडारण का मतलब है कि जो मतलब अनाज वगैरह रखने के लिए उपयोग में आते थे। जैसे ये देखिए मकान, इसमें क्या है, 4 कमरे, 1 2 3 4, ये चौकोर टाइप का है। ये इस तरह से बने हुए रहते थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मेहरगढ़ का चित्र। मेहरगढ़ शायद ऐसे दिखते हों। कुछ दिन घर रहते हों, उनके बाद घर का समानता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ अब मेहरगढ़ के अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष यहाँ पर पढ़ लिया। यहाँ देखेंगे, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था मृत्यु के बाद भी जीवन, इसलिए कब्रों मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे मेहरगढ़ में। तो जो लोग थे वो क्या, उनकी मृत्यु होती थी तो उन्हें कब्रों मतलब दफनाते थे, तो उनके साथ क्या, वो कुछ सामान भी रखते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी क्या, जीवन होता है। उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए वो क्या, कुछ जो उन्हें गाड़ते वगैरह थे, तो उनके साथ वो कुछ सामान रखते थे खाने पीने लायक। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये देखिए, मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया, संभवतः ऐसे परलोक में मृतक खाने के लिए रखा गया हो। ये देखिए, ये क्या मिले हैं हमें, एक मृतक
जो कब्र मिली है ए, इसमें क्या है, एक यदि पुरुष मर गया तो उसके साथ एक क्या बकरी को दफनाया गया। क्या जो बकरी है इसको दफनाया गया। ये क्यों दफनाया गया कि वो मर गया है, वो परलोक में जो बकरी है उसको खाने के लिए काम आएगी। तो पहले क्या उसके साथ एक दूसरा जीव भी दफना देते थे, जैसे कि जो परलोक में उन्हें खाने के लिए काम आए। ये आपको चित्र दिख रहा हो, ये मनुष्य का कंकाल है, ये बकरी का है। ठीक है, यहाँ पर देखें, मेहरगढ़ में कब्र का चित्र कंकाल को पहचान सकते हो, जो यहाँ पर लिखा है कब्र। ठीक है, और आगे देखते हैं अन्यंत्र, इसमें देखेंगे क्या है। ठीक है, फ्रांस में गुफा में चित्रकारी। ठीक है, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। जो को देखो एटलस कहाँ है, एटलस आपको ढूंढना पड़ेगा। सभी के पास जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास एटलस होगा, उसमें देखो अभी फ्रांस कहाँ है। इस चित्र में फ्रांस एक अलग गुफा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल के छात्रों ने की थी। जो ये गुफा है इसकी खोज क्या छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें जानवरों के चित्र हैं, इनमें घोड़े, गाय, भैंस, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअर और चमकीले रंगों के विचित्र से इसको किया गया है। यहाँ पर इनके क्या हैं चित्र हैं, गाय, भैंस, रेंडियर। ठीक, अब इसमें देखिए, इन रंगों में लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। जो इन रंगों को बनाया गया है वो लोहे और अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों के रंगों से। यह संभव है कि इन चित्रों उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार निकालने से पहले अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, तो इसका कारण आप सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ पर और हम आगे देखेंगे। तो चलिए, ये नव पाषाण पुरा स्थल। ठीक है, इसमें क्या है, एटलस में तुर्की ढूंढो। तो अब हमको क्या ढूंढना है, तुर्की। नव पाषाण युग में प्रसिद्ध पुरा स्थलों चातल, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जरूर क्या है उपयोगी शब्द आपको क्या इस चैप्टर में मिले हैं। ये शब्द क्या मिले हैं, जैसे आखेटक, खाग संग्रह, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण युग और कब्र। ये हमने क्या है, ये सभी कीवर्ड्स हैं जो हमने क्या भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ को देख लिए। अब एक क्या है कल्पना, एक यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आंसर है। तो ये अब क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आंसर हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको समझने के लिए पढ़ना है। और क्वेश्चन आंसर हमने एक एक से बहुत ही अच्छे स्पष्ट तरीके से पढ़ा है, तो आप इसी में से क्वेश्चन भी ढूंढ सकते हो। जैसे कि आखेटक खाग संग्रह के स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, उनकी यात्रा आज हमारी यात्रा के कारण समानताएं क्या और क्या भिन्नताएं। तो इसमें वही बताना है कि आखेटक क्यों मतलब इधर उधर घूमते रहते थे। तो आपको हमने पढ़ाया है कि एक जगह रहने से क्या होता था, उनके खाने के उत्पाद वो सामग्री है वो क्या ख़त्म हो जाती थी, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और इसके हमने आपको क्या 4 कारण बताए थे। और दूसरा कारण हमने इसको बताया था कि जो मौसम के अनुकूल जो लोग हैं, मौसम के अनुकूल भी इधर उधर जाया करते थे। ठीक है, और पशुओं की शिकार के लिए भी जाया करते थे। और यात्रा हमारी यात्रा की क्यों भिन्न है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। आखेटक खाग आग, दूसरा आखेटक खाग संग्रह आग का उपयोग किन चीज़ों के लिए करते थे, क्या तुम आज उपयोग इनके लिए किन चीज़ों के लिए करते हैं। तो हमने देखा है वो किस चीज़ों के लिए करते थे। तो जैसे भोजन बनाने के लिए करते थे, जानवरों की खाल मतलब जानवरों के मीट पारब वगैरह पकाने के लिए करते थे, और प्रकाश के लिए करते थे, और आज भी हम इसी के लिए करते हैं। ठीक है, इस तरह से इस एक चैप्टर ख़त्म होता है। थोड़ा यहाँ पर और है, जैसे कि ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ इनको याद कर लीजिए। मध्य पाषाण युग ये कब से कब तक है, ये है 12,000 से कितने है 10,000 साल पहले। ठीक है, बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ, 12,000 साल पहले से बसने की प्रक्रिया। नव पाषाण युग का आरंभ कब हुआ, 10,000 साल पहले से। ठीक है, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, इनको क्या याद कर लीजिएगा। और देखते हैं, चलिए तो अब अपना क्या यहीं पर ये होता है ख़त्म।
तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक स्टूडेंट जोड़िएगा, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और हम अधिक से अधिक वीडियो अपलोड कर सकें और आपकी जल्दी से जल्दी NCERT सभी विषयों की निपटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक बार आपको हम वो दिखा देते हैं मानचित्र। थोड़ा मानचित्र देख लीजिएगा। इस बुक्स को पढ़ने से पहले मानचित्र देख लीजिएगा। ये मानचित्र हमारे दिमाग में रहेगा तो हमें किताब पढ़ने में क्या आनंद आएगा। हर बार हमें क्या पेज नहीं पलटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेहरगढ़, यहाँ पर हमको मेहरगढ़ देखना था, तो यहाँ पर क्या ये है मेहरगढ़। ठीक, और कुरनूल गुफाएं कहाँ है, यहाँ पर क्या है कुरनूल गुफाएं। यहाँ पर क्या है कोलकाता, यहाँ पर क्या है भीमबेटका। और ये हमने कल नदी देखी थी, ये कौन सी नदी है, ये इसकी ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सभी जो नदी है इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो धन्यवाद, आपको वीडियो समझ में आया होगा।